हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में हमने समझा था यहाँ पे आनुवंशिकता के बारे में। यानी कि हमने बात की है अपनी आनुवंशिक जो हमारा मटेरियल होता है या हमारा जेनेटिक जो मटेरियल होता है, आनुवंशिक पदार्थ जिसे आप कहते हैं, उसके बारे में हमने बात की थी। यहाँ पे हमने समझा था हेरिडिटी, इवोल्यूशन और इनहेरिटेंस, इन टर्म्स के बारे में हमने यहाँ पर बात की थी। एक बार यहाँ पर जो चैप्टर है उसे रिवाइज कर लेंगे, अभी तक आपने क्या क्या चीजें समझी हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा उसे डिस्कस कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमने हेरिडिटी के बारे में बात की थी कि हेरिडिटी क्या होती है, इसका इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पर जाना था। हेरिडिटी के बाद हमने वेरिएशन को जाना था। वेरिएशन के क्या रीजन होते हैं, आपने कहा एक रीजन होता है कि यहाँ पर इनहेरिटेड कॉज में आते हैं कि जो आपका जेनेटिक मटेरियल है उसका जो सोर्स है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, डिफरेंट सोर्स होगा तो आपने कहा वेरिएशन भी आएंगे। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटल कॉज, जो होते हैं कि इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद को अडेप्ट करते रहते हैं और यहाँ पर भी वेरिएशन आता है। तो ये हमने वेरिएशन के बारे में बात की थी। नेक्स्ट हमने कहा था विभिन्नताओं का संचय यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन क्या होता है, इसके बारे में बात की गई थी। ठीक है, अगला हमने इनहेरिटेड ट्रेट्स देखा था। इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं और एक चार्ट हमारे पास आया था एग्जाम्पल के तौर पे जिसमें हमने इनहेरिटेड ट्रेट्स यहाँ पर बात की थी। साथ ही साथ हमने देखा था न्यू कॉम्बिनेशन भी बन रहे हैं, कैसे न्यू कॉम्बिनेशन बन। इसके बाद हमने बात की थी यहाँ पे ग्रेगर जॉन मेंडल की, जो कि यहाँ पे फादर ऑफ जेनेटिक्स है यानी कि आनुवंशिकता के पिता है। इन्होंने यहाँ पे बेसिक्स बताए हैं जेनेटिक्स के और इसी के साथ इन्होंने मटर के पौधे पे यानी कि पी प्लांट पे क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट किया है जिसे आप गार्डन पी भी कहते हैं, जिसका नाम पाइसम सटाइवा। इन्होंने 3 लॉ यहाँ पे दिए हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, जिसमें से पहला लॉ आप यहाँ पे कर चुके हैं और पहले लॉ के अपवाद के बारे में भी आप बात यहाँ पर कर चुके हैं। ठीक है, तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट यहाँ पे यूज किया था। क्यों यूज किया था, उसके कुछ रीजंस होते हैं, वो आपको घर से पढ़ करके लेके आने हैं। अब हमने जो जो चीजें डिस्कस की हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, आपने आनुवांशिकता को समझा या उसकी डेफिनेशन आपने समझी कि आनुवांशिकता क्या है, कहते हैं आपने कहा हेरिडिटी आल्सो कॉल्ड इनहेरिटेंस। बहुत स्लाइट, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है दोनों में। अदरवाइज हमने कहा कि हेरिडिटी को हम इनहेरिटेंस भी कहते हैं और बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। इनहेरिटेंस क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसमें जो कैरेक्टर हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहे हैं। इस प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहते हैं। और आपने कहा इस प्रोसेस में जो कैरेक्टर ट्रांसफर हुए हैं उन्हें इनहेरिटेड ट्रेट कहते हैं, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने वेरिएशंस के बारे में बात की। आपने कहा कि क्या होता है कि जो हमारे जेनेटिक मटेरियल हमारा वो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, हमारे पेरेंट्स से प्राप्त हुआ है। लेकिन फिर भी हम क्या है, पेरेंट्स जैसे 100% नहीं दिखते हैं, दिखते हैं हमें सिमिलर कैरेक्टर होते हैं। हम दिखने में भी सेम लग सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी मैच करती हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल भी लिया था, हमारे घरों में बोला जाता है कि आप अपने माता जैसे दिखते हो, पिता जैसे दिखते हो, दादा दादी या नाना नानी, किसी का भी क्या होते हैं हमारे पे जो कैरेक्टर हैं वो दिख सकते हैं। लेकिन हमने कहा 100% हम किसी के जैसे नहीं होते हैं। इट मीन्स कि हम में वेरिएशन है उनके कंपैरिजन। आपने कहा क्या रीजन होता है, तो आपने कहा सबसे पहले इनहेरिटेड कॉज ऑफ वेरिएशन, क्योंकि हमारा जेनेटिक मटेरियल सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं आया है, दो इंडिविजुअल से आया है, हमारी माता और हमारे पिता। सेम उनका भी वही सीन है कि हमारे पिताजी का जो जेनेटिक मटेरियल है वो उनके माता, उनके पिता से आया है और मदर का भी है। आपने कहा कि जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो सोर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल है वो सेम नहीं है, अलग अलग है। तो लोगों का जो जेनेटिक मटेरियल जब मिल रहा है तब नए इंडिविजुअल यहाँ पे बन रहे हैं। तो क्योंकि आपने कहा कि यहाँ पे वेरिएशन आएगी, क्योंकि क्या है, सोर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल अलग अलग है। दूसरा, इन्वायरमेंटल कॉज ऑफ वेरिएशन, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने कहा कि यहाँ पर जो बॉडी है वो अडॉप्ट करती रहती है चेंजेस को। तो दो रीजन हमारे पास क्या आते हैं, वेरिएशन के आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आई है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। क्या होता है कि धीरे धीरे जो विभिन्नताएं हैं उनका संचय होता रहता है। ठीक है, विभिन्नताएं यानी कि वेरिएशन, जैसे एक जनरेशन दूसरी जनरेशन, ऐसे ही कई सैकड़ों जनरेशन में क्या होती है, वेरिएशन आती रहती है। जब ये वेरिएशन आती है तो एक टाइम बाद, बहुत छोटे टाइम पीरियड की बात नहीं हो रही है, सैकड़ों हजारों वर्ष की बात हो रही है। ये सैकड़ों हजारों जो पीढ़ियां जब यहाँ पर निकल जाती हैं तो विभिन्नताएं इतनी जमा हो जाती हैं, क्योंकि आपने कहा धीरे धीरे करके विभिन्नताएं आ रही हैं।
आपने कहा विभिन्नताएँ इतनी जमा हो जाती है कि हो सकता है नई स्पीशीज़ का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाए, ठीक है? तो इसे हम क्या कहते हैं? एक्यूमुलेशन वेरिएशन कहते हैं। नेक्स्ट हमने कहा इनहेरिटेड ट्रेट क्या होते हैं? एक चार्ट हमारे पास आया था और इस चार्ट के माध्यम से हमने कहा था कि ट्रेट कैसे इनहेरिट होते हैं और कैसे न्यू कॉम्बिनेशन बनते हैं, क्लियर है? ये हमने यहाँ पे बात की थी। अब यहाँ पर हमने कहा कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं जिन्होंने क्या किया है, जिन्हें हम आनुवांशिकता के पिता भी कहते हैं यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स जिन्हें कहा जाता है, इन्होंने काम किया है यहाँ पे जेनेटिक्स। सबसे पहले इन्होंने जेनेटिक्स के जो बेसिक्स हैं उनके बारे में इन्होंने बताया है और हमने इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया है कि इन्होंने मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट किया। जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया काफ़ी वर्षों तक, तो उन्होंने इन यहाँ पर क्या दिए हैं, 3 लॉ दिए हैं जिसे हमने कहा लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, जिसमें से लॉ ऑफ डोमिनेंस आप कर चुके हैं और लॉ ऑफ डोमिनेंस के आप यहाँ पे एक्सेप्शन भी कर चुके हैं। अगर आपको ध्यान होगा तो आपको यहाँ पे बताना है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या आपने पढ़ा है और लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन आपके पास क्या-क्या आते हैं। इसी के साथ-साथ हमने क्या किया, ग्रेगर जॉन मेंडल को हमने पढ़ा और हमने देखा कि उन्होंने मटर के पौधे को जब चूज़ किया तो उन्होंने क्यों मटर के पौधे को चूज़ किया। हमने कहा एक तो ये था कि बाइसेक्सुअल प्लांट था, ठीक है, द्विलिंगी पौधा था क्योंकि मेल और फीमेल पार्ट जो है उसी पे उसी पौधे पे आपको मिल जा रहे थे। आपने कहा शॉर्ट लाइफ साइकिल है, शॉर्ट लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि ये परिपक्व होने में क्या होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। जितनी कम टाइम में आपको रिज़ल्ट मिलेंगे, जितनी कम टाइम में आपको क्या मिलेंगे, नए पौधे मिलेंगे, उतनी जल्दी आप अपना एक्सपेरिमेंट कर पाएँगे। तीसरा ये था कि इसमें बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, ठीक है? जैसे कि 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की हमने बात की है जो आपकी टेबल आपके स्क्रीन पे है। क्या-क्या थे? स्टेम की हाइट, फ्लावर का कलर, फ्लावर की पोजीशन, पॉट का शेप, पॉट का कलर, सीड का शेप और सीड का कलर। इसी में हमने 2 चीज़ें देखी हैं, हमने कहा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, सिर्फ़ कैरेक्टर नहीं है, बल्कि 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब कि स्टेम हाइट जो है, वो आपको टॉल भी मिलेगी तो ड्वार्फ भी मिलेगी, दोनों प्रकार की है। फ्लावर का कलर आपको वायलेट भी मिलेगा, व्हाइट भी मिलेगा। फ्लावर की पोज़ीशन एक्सियल भी है, टर्मिनल भी है। पॉट का शेप इन्फ्लेटेड भी है और कंस्ट्रिक्टेड भी है। पॉट का कलर ग्रीन भी है, येलो भी है। पॉट का शेप राउंड भी है, रिंकल्ड भी है और सीड का कलर येलो भी है, ग्रीन भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही पौधे में है। आपने कहा इतनी वेरिएशन देखने को मिल रही है कि अगर स्टेम की हाइट के बेसिस पर हम देखें, हमें 2 प्रकार के पौधे मिले। ऐसे ही आपने जब 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर देखे, तो आपने कहा कि जो 7 कैरेक्टर देखे थे, उनके कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जब आपने देखे, तो आपने कहा आपको 14 प्रकार के अलग-अलग वैरायटी मिली है, अलग-अलग कैरेक्टर के बेसिस। हेडिंग अगर हम देखेंगे डोमिनेंट और रिसेसिव, तो डोमिनेंट और रिसेसिव को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। कुछ टर्म्स आपने यहाँ पे डिस्कस किए हैं जैसे जैसे आपने डीएनए को समझा, क्रोमोसोम को समझा, फिर आपने जीन को समझा, एलील को समझा, जीन लोकस को समझा, हेटेरोजाइगस को समझा, होमोजाइगस को समझा। इसी के साथ आपने डोमिनेंट, रिसेसिव, जीनोटाइप, फिनोटाइप, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड ये सारे टर्म्स आपने समझे। एक बार यहाँ पर देख लीजिए कि टर्म्स कौन-कौन से आपने डिस्कस किए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस जो हम पढ़ चुके हैं, एक बार लॉ ऑफ डोमिनेंस को फटाफट से हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज़ कर लेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट है, हर बार आपके पास आता है। तो जल्दी से एक बार रीड कीजिए इन सारे टर्म्स को आप लोग। चलिए, आपने इन टर्म्स को देखा होगा, आगे बढ़ते हैं और कुछ और टर्म्स हमारे पास आते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न है, इन टर्म्स में कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग एक बार प्रीवियस लेक्चर देख लेंगे, वहाँ पर हमने सारे टर्म्स को समझा है और सारे टर्म्स को अच्छे से यहाँ पे डिस्क्राइब भी किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे पास सबसे पहले आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस से देख जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या बताया गया है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब समझते हैं कि यहाँ पर क्या है, जो एक कैरेक्टर को लेकर के हमने क्या किया है, 2 पौधों के बीच में क्रॉस करवाया है। अब क्रॉस का मतलब क्या होता है, इस बारे में भी हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। क्रॉस मतलब होता है 2 पौधों के बीच में परागण यानी कि पॉलिनेशन कराना। ठीक है, पॉलिनेशन आप समझते हैं। अब हमने कहा कि हमने 2 प्लांट लिए हैं, लेकिन सेम कैरेक्टर के लिए हैं, एक ही गुण के होंगे लेकिन ट्रेट अलग-अलग हैं। क्लियर है? आपने कहा अगर हम देखें कि यहाँ पर कैरेक्टर क्या है, तो आपने कहा कैरेक्टर जो है कैरेक्टर जो है यहाँ पे प्लांट हाइट और प्लांट हाइट के 2 ट्रेट आपके पास आते हैं। आपने कहा टॉल है यानी कि लंबी हाइट है और ड्वार्फ है यानी कि पौनी यानी छोटी हाइट। ठीक है, ये 2 ट्रेट हमारे पास आते हैं।
हमने कहा सेम कैरेक्टर लेकिन 2 अलग-अलग ट्रेट के प्लांट्स को हमने लिया है और इनके बीच में क्रॉस। टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट थे लेकिन कैसे थे? होमोजाइगस टॉल थे। अब हमने यही इसीलिए बोला है कि जो टर्म्स हैं वो आपको पहले समझने ज़रूरी हैं। इसीलिए हमने सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट शब्द थे, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थे उन्हें हमने समझा, ताकि अब हम यहाँ पे लॉ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको क्या है, जैसे मैंने बोला कि कैरेक्टर और ट्रेट, तो आपको कैरेक्टर और ट्रेट में डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि प्योर टॉल प्लांट है यानी कि होमोजाइगस टॉल है, तो आपको होमोजाइगस का मतलब पता होना चाहिए। हेटेरोजाइगस का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है? जैसे मैंने बोला F1 जनरेशन, जैसे मैंने बोला क्रॉस कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला ये कैरेक्टर डोमिनेंट है, जैसे ये कैरेक्टर रिसेसिव है। ये सारी चीज़ें अगर अभी आपको डाउट है, मैं बार-बार बोल रही हूँ, अगर अभी भी आपको डाउट है तो आप प्रीवियस लेक्चर एक बार देख लेंगे, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएँगी, ठीक है? अब हमने बोला कि जब हमने सेम कैरेक्टर लेकिन डिफरेंट ट्रेट वाले 2 प्लांट्स के 2 पौधों के बीच में क्या कराया है, क्रॉस कराया है, किसकी बात चल रही है? मटर के पौधे की बात चल रही है। यानी कि मेंडल का ये एक्सपेरिमेंट है। तो हमने देखा, यानी कि मेंडल ने देखा कि क्या हुआ, पहली पीढ़ी का मतलब समझते हैं कि इन 2 पौधों के बीच में क्या कराया गया है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन का मतलब है कि हमने यहाँ पर इस प्रकार की कंडीशन क्रिएट की है कि सिर्फ़ इन 2 के बीच में ही पॉलिनेशन हो, किसी और पौधे के बीच में यहाँ पे पॉलिनेशन ना हो। जब पॉलिनेशन हो गई है, अब हमने कहा फर्टिलाइज़ेशन होगा, अब हमने कहा ज़ाइगोट बनेगा, ज़ाइगोट से हमने कहा क्या बनेगा, सीड एंड एम्ब्रियो बनेगा। अब वो सीड हमारे पास आ गए हैं, ठीक है? बीज क्या हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, पक गए हैं। आपने मटर के बीज अब निकाल लिए हैं, मटर के बीज पक गए हैं। जब आपने उन बीजों को दोबारा बोया, यानी कि मेंडल ने जब उन बीजों को दोबारा बोया, तो उन्होंने क्या पाया, वो बीज कहाँ से बने थे? इन दोनों के पॉलिनेशन की से बने थे। जब उन बीजों को दोबारा बोया गया और जब वो बीज बड़े हुए, जब उन बीजों से क्या हुए, पौधे बने, और जब वो पौधे बड़े हुए तो देखा गया सारे कैसे पौधे हैं, लंबे पौधे हैं। में से एक भी पौधा ऐसा नहीं था जो बौना था, ठीक है? अब यहाँ पर कन्फ्यूजन आया है, ठीक है? मेंडल ने कहा कि एक सिर्फ एक ही कैरेक्टर क्यों आया है, दूसरा कैरेक्टर कहाँ गया? अब उन्होंने क्या किया, वो जो पौधे थे जो सारे लंबे हो रखे, F1 जनरेशन हम कह रहे हैं, पहली पीढ़ी, यानी कि ये क्या है, पेरेंट है, और ये इनकी क्या है, पहली पीढ़ी है। जो पहली पीढ़ी थी, पहली पीढ़ी के जब प्लांट हुए, पहली पीढ़ी के जब प्लांट हुए, तो उन्होंने क्या किया, उन्हीं के बीच में क्या करा दी, पॉलिनेशन करा दी। देखिए, जब एक, आपने कहा कि ये गार्डन है पूरा, अब यहाँ पर जब उन्होंने बीज बोए, तो सिर्फ़ एक बीज तो नहीं बोया होगा, बहुत सारे बीज बोए होंगे, ठीक है? ज क्योंकि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और वैसे भी आपने कहा कि हम एक बीज तो नहीं बोते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने क्या किया, यहाँ पे 4 संतति हुई, ठीक है? कि कब हुई 4 संतति? जब इसका और इसका क्रॉस कराया गया तो 4 संतति हुई, चारों लंबे थे। जब धीरे-धीरे ये पौधे बड़े हुए, तो इनमें क्या होगा, अब इनमें भी पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी। तो मेंडल ने क्या किया कि इनके आपस में ही पॉलिनेशन करा दी है, ठीक है? इनमें क्या करा दी है, आपस में ही पॉलिनेशन करा दी है इस प्रकार से। इसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ का मतलब क्यों होता है? क्योंकि F1 जनरेशन पहली पीढ़ी के आपस में ही क्या हो रही है, यहाँ पे पॉलिनेशन हो रही है। जब यहाँ पर पॉलिनेशन कराया गया, तो क्या रिज़ल्ट यहाँ पर आता है? F2 जनरेशन थी, F2 जनरेशन में क्या रिज़ल्ट यहाँ पर आता है? F2 जनरेशन में ये रिज़ल्ट क्या हुआ? ये जो चेकर बोर्ड है, यहाँ पर ये बनाया गया है। अब ध्यान रखिए, प्रीवियस लेक्चर में आपको ये सारे क्रॉस करके दिखाए गए हैं, ठीक है? अभी जस्ट हम क्या कर रहे हैं, रिवाइज़ कर रहे हैं, रिवीज़न कर रहे हैं कि आपको कितना याद है और अभी तक हमने क्या पढ़ा है। हमने कहा 3 पौधे आए, एक तो हमारे पास ये वाला जो पौधा है, ये कैपिटल T, कैपिटल, ये वाला जो पौधा है वो कैपिटल, ये वाला जो पौधा है वो कैपिटल T स्मॉल t, और ये वाला पौधा स्मॉल t स्मॉल t। कैसे ये पौधे आए? क्योंकि हमें पता है कि सबसे पहले हमने गैमीट बनाए हैं, ठीक है? और उसके बाद क्या किया है, क्रॉस किया है। क्लियर है? अगर आपको ये क्रॉस ध्यान नहीं है तो प्रीवियस लेक्चर देख लेंगे, और अगर यह अभी हम क्या करेंगे, जब सेकंड लॉ को डिस्कस करेंगे, तो सेकंड लॉ में जब हम क्रॉस करेंगे तब आप क्या करेंगे, रिवाइज़ कर लेंगे, ठीक है? यहाँ पर 4 संतति आई है, 4 संतति में देखा गया कि 3 देखने में लंबे हैं और 1 देखने में कैसा है, छोटा है। ठीक है? ये है F2 जनरेशन। इस जब यहाँ पर ये रिज़ल्ट आया, तो इस रिज़ल्ट से क्या कन्क्लूज़न निकला? इस रिज़ल्ट से ये कन्क्लूज़न निकला कि 2 जो ट्रेट थे, 2 ट्रेट थे, एक ट्रेट ये है और एक ये है। हम ये कह सकते हैं एक जनक ये है, एक जनक, 2 जनक में से एक जनक इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो होमोज़ाइगस कंडीशन और हेटेरोज़ाइगस कंडीशन, दोनों कंडीशन में अपने गुण को एक्सप्रेस कर रहा था। कैसे? यहाँ पर ये टॉल है, ये होमोजाइगस कंडीशन है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है। यहाँ पर भी आपने कहा सारे पौधे लंबे हैं, आपने कहा ये कैपिटल टी है, ये भी लंबा है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये भी लंबा है।
तो हमने कहा कि होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो कैपिटल टी है वो अपने गुण को एक्सप्रेस कर रहा है, इसीलिए हमने इसे कहा था ये क्या है, डोमिनेंट पेरेंट है या ये डोमिनेंट ट्रेट है। अगर हम बात करें स्मॉल टी की, तो स्मॉल टी अपने गुण को तभी एक्सप्रेस कर पाएगा जब यहाँ पर वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा। इसका मतलब अगर इसे अपना गुण एक्सप्रेस करना है तो ये भी सेम टाइप के प्रोटीन को रिलीज करेगा और ये भी सेम टाइप के प्रोटीन को रिलीज करेगा। दोनों ट्रेट, दोनों जो एलील हैं वो सेम ट्रेट को फॉलो करेंगे, तभी यहाँ पर क्या होगा, जो इसका कैरेक्टर है, अपना कैरेक्टर ड्वार्फनेस यानी कि बौनापन, तब वो आ पाएगा। तो हमने क्या कहा, इस प्रकार का जनक तो अपने गुण को सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर पाता है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। इसे हम रेसेसिव या अप्रभावी जनक कहते हैं। ऐसा जनक जो हर कंडीशन में खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन, चाहे वो हेटेरोजाइगस कंडीशन। इस प्रकार के जनक को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे प्रभावी जनक कहते हैं या डोमिनेंट पेरेंट कहते हैं। ये बात हमने कर ली थी। अब हमने फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो की बात की थी। दिखने में तो हमारे पास 3 लंबे और 1 बौना है, लेकिन अगर जीन की स्थिति हम देखें तो हमने कहा एक तो प्योर टॉल है, जो कैपिटल टी है वो तो प्योर टॉल है, होमोजाइगस टॉल है, और 2 कैसे हैं, हेटेरोजाइगस टॉल हैं, ठीक है, हाइब्रिड टॉल है या संकरित लंबे हैं, क्योंकि प्योर टॉल हम इन्हें नहीं कहेंगे क्योंकि एक के लिए ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और एक क्या है यहाँ पे टॉलनेस के लिए। और अगर हम एक पौधा देखें तो वो प्योर क्या है, ड्वार्फ है। तो 2 हमारे पास क्या है, क्लियर है, आगे बढ़े। ये हमारे पास, ये आपके पास थ्योरी पोर्शन आया है, या आपने कंक्लूजन देखा है। अब कंक्लूजन में हमने क्या देखा कि ये हमारे पास क्या आता है, फिनोटिपिक रेशियो आता है 3:1, ये जीनोटिपिक रेशियो आता है 1:2:1। इस लॉ में हमने 2 एक्सेप्शन, 2 अपवाद पढ़े हैं। अपवाद समझते हैं, अपवाद का मतलब होता है कि जनरली सभी उस लॉ को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो उस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो होते हैं एक्सेप्शन या अपवाद, जो एकदम हटके होते हैं, ठीक है। अब अपवाद में मैं सिर्फ आपको नाम लिख के बताऊंगी, अपवाद में जल्दी से आपको वो अपनी कॉपी में फटाफट से क्रॉस करना है। आपने कहा पहला जो अपवाद है वो है यहाँ पर इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट डोमिनेंस को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता आप लोग लिख लें। और दूसरा है को डोमिनेंस यानी कि सह प्रभावित। जल्दी से हमने दोनों चीजें यहाँ पे डिस्कस की हैं, आप दोनों क्रॉस को यहाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा है, अगर आपको नहीं पता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस में हम क्या पढ़ा था, एक बार अपने नोट्स को पढ़ लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारा जो नेक्स्ट लॉ आता है दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि पृथक्करण का नियम। क्या कहता है पृथक्करण का नियम, सिंपल सी चीज कहता है। सेम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, सेम एग्जाम्पल में हमने क्या कहा कि 2 प्लांट्स को ले लेते हैं, सेम ट्रेट और सेम कैरेक्टर और डिफरेंट ट्रेट वाले प्लांट को। मैंने कहा प्लांट टॉल से आपने कैपिटल टी कहा है, और नेक्स्ट आपके पास होगा ड्वार्फ जिसे आपने स्मॉल टी। आपने कहा कि जब भी यहाँ पर गैमीट बनेंगे, किसी भी प्लांट में जब भी गैमीट बनेंगे, तो यहाँ पर जो एलील हैं, जो जीन्स हैं, जो जीन के जो एलील हैं वो सेग्रीगेट होंगे, यानी कि वो पृथक होंगे और सेग्रीगेट हो करके अलग अलग गैमीट में जाएंगे। जैसे कि इसमें गैमीट जब बने हैं, आपने कहा ये एलील एक अलग गैमीट में आया है और ये एलील एक अलग गैमीट में आया है। अब आप सोचेंगे तो हम पढ़ते चले आ रहे थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये जो गैमीट है ये सेग्रीगेट हो रहे हैं, ठीक है। हमने कहा जब यहाँ पर गैमीट बनेंगे सेग्रीगेट होगा, और जब यहाँ पर गैमीट बना ये भी सेग्रीगेट, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि ये हम करते चले आ रहे हैं, इसमें क्या अलग है, यहाँ पे अलग से लॉ बनाने की क्या जरूरत है। हमने कहा हमें पता होना चाहिए इंपॉर्टेंस ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का महत्व हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब ये पेरेंट, ये क्या है, पेरेंट है। आपने कहा ये जो दोनों पेरेंट है, अभी हटा दूं, आप कैपिटल टी स्मॉल टी का मतलब समझते हैं। आपने कहा ये दोनों कैसे हैं, डिप्लॉयड है, यहाँ पर डिप्लॉयड है।
डिप्लॉइड का मतलब हमने क्या बोला है? नंबर ऑफ फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है? फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है? अब हमने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, जब पेरेंट्स में क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे। जैसे प्लांट है, प्लांट के कौन से भाग में गैमीट बन रहे हैं? फ्लावर वाले पार्ट में। फ्लावर में आपने कहा दोनों मेल और फीमेल दोनों गैमीट यहाँ पर बनेंगे। यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जो स्टेमेन है, स्टेमेन में जो एंथर होता है, फ्लावर है। अगर हम बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करते हैं तो इस प्रकार से करते हैं। ये पिस्टिल है और ये हमने कहा स्टेमेन है, ठीक है? अब यहाँ पे ओव्यूल है, यहाँ पर फीमेल गैमेट बनती है और यहाँ पे मेल गैमेट बनता है। जब आप फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं तब हमने ये पढ़ा, ठीक है? हमने कहा दोनों में गैमेट बने। जब भी गैमेट बनेंगे तो गैमेट कैसे बनते हैं? यहाँ पर आपने कहा मियोसिस होगी, पर क्या होती है? मियोसिस। मियोसिस जब होती है तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो ठीक हाफ हो जाते हैं। ठीक हाफ का मतलब होता है 10 है तो 5 हो जाएगा, 30 है तो 10 हो जाएगा, ठीक है? 50 है तो 25 हो जाएगा। तो आपने कहा कि सीधे हाफ हो जाते हैं और ये जो गैमेट आपके पास आते हैं ये हैप्लॉइड आते हैं। हैप्लॉइड इन्हें बोलते हैं। हैप्लॉइड का मतलब होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब सोचिए, अगर यहाँ पर दोनों एलील एक ही गैमेट में चले जाते हैं तो इसका जो नंबर है वो हाफ नहीं हो पाता, ठीक है? तो आपने कहा कि इसमें भी क्या है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इसमें भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ये सेग्रीगेट गैमेट में चले जाते हैं। और गैमेट अब क्या है? हैप्लॉइड है आपके। क्या होंगे? गैमेट हैप्लॉइड होंगे। सोचिए कि गैमेट का हैप्लॉइड होना क्यों इंपॉर्टेंट है, एक बार आप लोग बताइए। तो हमने क्या बात की कि गैमीट का यहाँ पर हैप्लॉइड होने का क्या मतलब है, क्या महत्व है? क्योंकि अगर हैप्लॉइड नहीं होंगे, अगर डिप्लॉइड हो जाएँगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी आपने कहा डिप्लॉइड है और आपने कहा ये भी डिप्लॉइड है। अब इन दोनों का क्रॉस अगर हम कर दें, तो यहाँ पे जो नॉर्मल सेल में क्रोमोसोम होते हैं, उससे ज़्यादा क्रोमोसोम यहाँ पर आ जाएँगे, ठीक है? और इसे हम क्या कहेंगे? एब्नॉर्मैलिटी ही कहेंगे। एक आपके पास एक एग्ज़ाम्पल भी आता है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अगर किसी चीज़ ने फॉलो नहीं किया है, जब यहाँ पर क्या है, जो गैमीट हैं, आपने कहा जो एलील है वो अलग-अलग गैमेट में सेग्रीगेट नहीं होते हैं। अगर एलील साथ में यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? और वहाँ पर एक आपको सिंड्रोम भी बताया गया है। ह्यूमन्स में भी एग्ज़ाम्पल आते हैं इसके, कि अगर यहाँ पर इस प्रकार से क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फ़ॉलो नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर एक असामान्यता देखने को मिलती है, एब्नॉर्मैलिटी देखने को मिलती है। क्या कहते हैं उस एब्नॉर्मैलिटी को? एक बार आप पढ़ कर के आएँगे घर से। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ना हुआ तो क्या इम्पैक्ट उसके पड़ते हैं। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।